ओके। तो हीट इंजन में हम लोगों ने कवर कर लिया है लास्ट क्लास में। एक हीट इंजन का कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, हीट इंजन एनर्जी से कहाँ एनर्जी फ्लो होता है और हमें आउटपुट कैसे मिलता है, या वर्क डन जिसे हम कहते हैं। आउटपुट मतलब यहाँ पर वर्क डन है, तो वो कैसे मिलता है वो हमने यहाँ पर अभी तक सीखा है। नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ आर इंजन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइटल दे दीजिए, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी of heat engine. Now when we discuss efficiency of our heat engine तो इसका एक सीधा फॉर्मूला है। एफिशिएंसी को हमेशा ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ईटा, जब भी आपको ईटा दिखाई दे एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो ईटा इज इक्वल टू, जब भी एफिशिएंसी की बात होती है तो हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आउटपुट कितना मिल रहा है, जब हम इनपुट से कंपेयर करेंगे, कितना आपने इनपुट कितना दिया और आउटपुट आपको कितना मिला। तो आउटपुट कितना मिला, जो वर्क डन था, वर्क डन कितना था, Q1 माइनस Q2, दैट वाज वर्क डन। तो वर्क डन अपॉन इनपुट दैट वाज Q1, और वर्क डन स्वयं कितना था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब इस Q1 को अगर मैं दोनों Q के साथ अपॉन में ले लूँ इंडिविजुअली, तो हमें क्या मिलेगा, Q1 अपॉन Q1 तो 1 हो जाएगा, माइनस Q2 अपॉन Q1। अब यहाँ पर 1 माइनस, सीधी सी बात है, 1 माइनस, हम जानते हैं कि Q2 जो सिंक में जा रहा है वो अमाउंट डेफिनेटली कम होगा वनिस्पत Q1 के, क्योंकि Q1 इनपुट था। Q1 से हमने लिया, कुछ वर्क डन हुआ, वर्क डन लेने के बाद जो अमाउंट बचा दैट वाज Q2। ठीक है, तो Q2 इज ऑलवेज लेस देन Q1। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात ये आ जाती है कि यहाँ 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है 100% एफिशिएंसी। 1 होने का मतलब क्या है, अगर फ्रैक्शन में मैं बात करूँ, फ्रैक्शन की बात करूँ, तो 1 का मतलब होता है कंप्लीट या टोटलिटी, यूनिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कैसे आ रही है, 1 से कम आ रही है। अगर मैंने इसका परसेंटेज पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, मतलब एफिशिएंसी परसेंट, तो आपको करना कुछ नहीं है, Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जो एनर्जी ली उसका 100% वर्क डन ले लिया। अगर ऐसा लिया तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, हीट एनर्जी के हिसाब से आउटपुट क्या मिला, मतलब जो बाहर निकलेगा। इनपुट तो आपने Q1 ले लिया, आउटपुट उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 0, मतलब टोटल वर्क डन हो जाएगा। राइट, टोटल वर्क डन मतलब Q1 आया, Q1 गया, Q1 ही तो, क्योंकि वर्क डन ने तो Q1 को पूरा यूटिलाइज कर लिया। देयर इज नथिंग टू पुट एनीथिंग इन सिंक। Q2 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, Q2 0। अगर ऐसा हुआ तो ऊपर क्या आएगा, Q1 माइनस Q1, या कंप्लीटली कन्वर्जन तो Q1, और आउटपुट कितना है, कुछ भी नहीं, 0। सॉरी, जो सिंक में जा रहा है वो कितना जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, Q1, थोड़ा सा मैं एनर्जी फ्लो दिखा देता हूँ एक बार फिर से। Q1 एनर्जी ली हमने रिजर्वायर से, यहाँ से हमने हीट इंजन, HE हीट इंजन, ये रफ डायग्राम है छोटा सा जो हमने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, इससे हमें मिला वर्क डन, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी Q2 यहाँ से चली गई। यस और नो। हम बात करते हैं इनपुट अपॉन आउटपुट की। इनपुट भाई वर्क डन, आउटपुट अपॉन इनपुट की, जितनी एनर्जी आई उतनी पूरी चली गई, मतलब कितनी, Q1। तो Q1 अपॉन Q1 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 1। 100% एफिशिएंट हो जाएगी इंजन। लेकिन आप देखिए, कभी भी कोई इंजन जब बनेगी, मैं पेट्रोल डीजल या जो भी मैकेनिकल इंजन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब कोई मैकेनिकल इंजन हमारे पास है तो वो जितनी एनर्जी उसको आ रही है, जितनी एनर्जी वो ले रही है, उसके बाद वो जब चलेगी तो उसमें फ्रिक्शन होगा, वो खुद गर्म होगी। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण वो खुद गर्म होगी, फ्रिक्शन के कारण साउंड भी प्रोड्यूस करेगी।
तो अलग अलग फॉर्म में हीट एनर्जी इज लॉस्ट। कोई भी गाड़ी आवाज़ तो करेगी ना, तो अगर कुछ भी नहीं तो हम इतना समझ लें कि भैया जो गाड़ी चलने से आवाज़ हो रही है, तो आवाज़ इज ए लॉस ना, वो किसी काम का तो है नहीं आवाज़, ठीक है। दूसरा, गाड़ी जब चल रही है तो वो हीट डिसिपिएट कर रही है, इंजन गर्म हो रही है, जिसको ठंडा करने के लिए फिन्स लगाते हैं, है ना। इंजन में ऐसे फिन्स होते हैं, इनको फिन्स कहते हैं। आपने कभी देखी होगी ऐसी इंजन है और उसमें इस तरह से ऐसे फिन्स लगे रहते हैं, राइट। तो इंजन को ठंडा करने के लिए लॉस ऑफ हीट कहाँ से आया, जो इनपुट लिया उसी में से तो लॉस हो रहा है। तो क्या हमें कभी 100% एफिशिएंट मशीन मिलेगी कभी? आंसर इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इस एफिशिएंसी से हम आगे जो बढ़ेंगे, सो गिव टाइटल एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड लॉ कहाँ से आता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ की विचार हमारे मन में तब आता है व्हेन वी आर इन अ कंडीशन टू फाइंड सम काइंड ऑफ लिमिटेशन टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हमें कुछ कमी नजर आई, तब हमने सेकेंड लॉ बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। ओके, नाउ फर्स्ट लॉ क्या है? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ है। एनर्जी कहां से कहां जा रही है, क्या इस इक्वेशन से आपको पता लग रहा है? नहीं। तो ये इसका पहला लिमिटेशन है, दैट इट डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सॉरी, इट डज नॉट indicate the direction of transfer of heat। ये पहला लिमिटेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, केवल इक्वेशन देखने से क्या आपको किसी प्रकार की कंडीशन समझ में आती है कि ये हम किस कंडीशन में इसको कवर कर रहे हैं? क्या टेम्परेचर लिया, क्या प्रेशर लिया, या और क्या कंडीशन है, कौन सा मटेरियल लिया, हीट कैपेसिटी कितनी है? वो तब आएगी जब हम फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है, तब आएगी। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखते हैं नॉर्मली, तो उसमें हमें कंडीशन समझ में नहीं आती, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जो भी आजू बाजू की कंडीशंस हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है, तो उसको लिख लीजिए। सेकेंड कंडीशन, इट डज नॉट टेल anything, it does not tell anything about the condition under which heat can be converted into mechanical work। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये हमें ये नहीं बताता कि हीट एनर्जी को हमने किस एक्सटेंट तक इस्तेमाल किया, वो नहीं बताता, ठीक है। जैसे अगर लॉस इन टर्म्स ऑफ साउंड हुआ तो वो भी तो यूटिलाइजेशन ही किसी प्रकार का, ठीक है। तो हम केवल उतना ही देख रहे हैं जो मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है, बाकी से हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। और जब बाकी से बात नहीं कर रहे मतलब कितना ले रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो लिखिए लास्ट, इट डज नॉट इंडिकेट the extent to which heat energy can be converted into mechanical work
कंटिन्यूअसली। तो इसके कारण क्या हुआ, इन लिमिटेशंस के कारण अब हमारा सेकेंड लॉ पिक्चर में आता है। इन लिमिटेशंस के कारण सेकेंड लॉ हमारे पिक्चर में आता है। चलिए, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ में कहने के लिए तो कई लोगों ने सेकेंड लॉ बनाया, सेकेंड लॉ में स्टेटमेंट दिया, हर एक ने अपने अपने नज़रिए से सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन किया। अबाउट 15 से लेकर के 25 स्टेटमेंट्स आर देयर, मोर देन भी हो सकते हैं, इन विच सेकेंड लॉ को अलग अलग रूपों में लोगों ने बताया। हमारे कोर्स में इस साल 2 लोगों के विचार हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। ठीक है, तो पहला जो है ये हम लेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ केल्विन, KELVIN, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये पहला है। दूसरा क्लॉजियस है, हम बाद में बात करते हैं। चलिए, ये क्या बोलता है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन। अच्छा, एक बात थोड़ा पहले बता दूं, कभी कभी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सेकेंड लॉ में 2 स्टेटमेंट है तो कोई भी एक लिख देने से काम चल जाएगा। कोई भी एक का मतलब है आप उसी विचार को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों लॉज लिखने चाहिए, जितने स्टेटमेंट हमें पता हैं वो लिखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना एक नज़रिया है देखने का, सेकेंड लॉ को देखने का नज़रिया सबका अलग है, तो कौन किस भाषा में क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं है कि जैसे और करके लिखवा दिया तो 2 में से कोई एक याद कर लिया, ऐसा नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से याद करना है। चलिए, क्या लिखा अपन ने? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, कॉमा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, it is impossible to construct an engine, comma, which will produce no effect, which will produce no effect other than extracting heat, which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work, कुल मिलाकर क्या कह रहा है कि 100% एफिशिएंट मशीन नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, जिसका काम केवल क्या है, एनर्जी मतलब हीट को लेना और उसको 100% वर्क में कन्वर्ट करना, ये काम नहीं कर सकती कोई भी मशीन। दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉजियस स्टेटमेंट, ये भी लिख लीजिए। क्लॉजियस स्पेलिंग CLAUSIS, क्लॉजियस स्टेटमेंट। अब क्लॉजियस बाबा क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन, लिखना है। क्या हो गया? कोई मन में विचार आ रहा है, डाउट? ये 10-15 जो स्टेटमेंट्स हैं, हाँ, सबको कंसिडर करते हैं ना, सेकेंड लॉ में सब आते हैं, लेकिन हर एक का अपना नज़रिया है, हर एक का अपना फील्ड है। हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड के हिसाब से सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऐसा नहीं है कि केवल थर्मोडायनेमिक्स में लगेगा, फिजिक्स में लगेगा। सेकेंड लॉ कई जगह पर अपने अपने नज़रिए से लगता है। यह इट्स अ काइंड ऑफ लिमिटेशन। मैंने आपको एक बार शायद कभी चर्चा में बताया था कि सेकेंड लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, जानना कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, इज़ नॉट सफिशिएंट, है ना। विजडम हम तब कहते हैं जब आपको ये पता हो कि आपको क्या नहीं करना है। आगे बात समझ में, क्या करना है सबको मालूम रहता है, लेकिन जिस बच्चे को ये मालूम है कि क्या नहीं करना है, वो लाइफ में सक्सेसफुल है, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही सेकेंड लॉ आपको एक लिमिटेशन देता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीवन में भी सीखने के लिए यही मौका देता है। तो जैसे आपके मन में कभी विचार आया कि क्या मैं अपना कुछ ऐसी चीज़ बना दूं जिससे कोई इंजन चल ले और उसमें फ्यूल ना लगे, जैसे हम लोग सुनते हैं नहीं, पानी से चलने वाला इंजन। अब ये बता रहा है कि पानी से कैसे चलता है, उसकी एक अलग टेक्नोलॉजी है,
है ना, पानी डालो, पानी फिर उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन निकालते हैं, देन दैट हाइड्रोजन इज यूटिलाइज। तो कायदे से उसको पानी की इंजन ना कह के हाइड्रोजन इंजन कहना चाहिए, तब तो ठीक है। बट क्या पानी से आप इंजन चला सकते हैं? नहीं चला सकते। कई बार जैसे अभी दीपावली आई थी तो लोगों ने कहा पानी वाले दिए, पानी वाले दिए। पानी वाले दिए करते क्या हैं? पानी वाले दिए करते क्या हैं? वो आप जब उस उनका फंडा देखा है आपने, क्या करते हैं? वो बत्ती को पहले तेल में भिगाते हैं और फिर उसको पानी में डाल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर मेंटेन करते हुए वो धीरे धीरे जो विक मतलब बत्ती जो है उसके अंदर जितना तेल है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज करते हैं, बस उतना ही कर रहे हैं वो। जो नॉर्मल दिए में अपन क्या करते हैं कि धीरे धीरे वो गर्म हो करके वो जल्दी, क्योंकि पूरा गर्म हो जाता है तो जल्दी इवेपोरेट होगा और पूरी बत्ती जल जाती है, तो दिया जल्दी बुझ जाता है। तो यहाँ उन्होंने क्या कर दिया, नहीं इसी को भिगा दिया, विक को, बस विक को भिगा के लगा दिया, तो वो ज़्यादा देर तक टिकता है। बस पानी से जल रहा है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। आया समझ में? तो ये कहानी है। एनीवेज, तो ये लिमिटेशंस बताते हैं। तो हर एक का अपना नज़रिया है ना, केवल 12-15 नहीं है, 25 के आसपास और भी हैं, ठीक है। तो जो मैंने पढ़े हैं उसमें करीब 23-24 तो मैं नहीं पढ़े, है ना। तो दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंडिविजुअल विजन, देयर फील्ड। तो जैसे पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ते हैं तो सिर्फ उसी चीज का लॉ पढ़ेंगे। हाँ, वहाँ पर वो लागू होगा, वहाँ पर वो लागू होगा, है ना। चलिए, तो सेकेंड लॉ, क्लॉजियस स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। यहाँ सेल्फ एक्टिंग मशीन एक बहुत बड़ा कैच है, वो मैं समझाऊंगा आपको, कॉमा, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, कॉमा, अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि सेल्फ एक्टिंग मशीन क्या है। unaided by any external agency, comma, to transfer heat from a body to another, लेकिन वो भी कैसे? from a body to another at higher temperature. हेलो, from a body to another at हायर टेम्परेचर। मतलब ये क्या कह रहा है? एक नेचुरल फ्लो होता है हीट का। अगर मैं रिजर्वायर से इसको समझाऊं तो एक रिजर्वायर है, यहाँ सिंक है, बीच में हमने एक इंजन लगा दी, तो हीट का फ्लो ये है जो नेचुरल फ्लो है, ठीक है। हीट नीचे ही आएगी, नीचे मतलब आई मीन टू से रिजर्वायर से सिंक की तरफ जाएगी, हीट लॉस। यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर, चूँकि इसके पास हीट एनर्जी है और हम हीट को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने फ्यूल नहीं कहा कहीं, आई एम नॉट सेइंग आई एम यूजिंग पेट्रोल, आई एम यूजिंग डीजल, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमने Q1 क्या लिया था? इट वॉज हीट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, सीधी सी बात है। यहाँ नेचुरल फ्लो हो रहा है, इसका मतलब T1 इज ग्रेटर दैन T2। सेकेंड लॉ क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, एक ऐसी मशीन जो स्वयंभू है, वो स्वयं से ही काम कर सकती है, मतलब उसको एक्सटर्नल कोई पावर नहीं चाहिए, उसको एक्सटर्नली कोई वर्क डन किया हुआ नहीं चाहिए कि वो हीट एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाए, रिवर्स डायरेक्शन में ले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। यहाँ एक्सटर्नल एजेंसी क्या है? ये अपना वर्क डन, ये हमारा जो मैकेनिकल वर्क है ये एक्सटर्नल एजेंसी हो गई। विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी टू अनदर एट हायर टेम्परेचर, इस बॉडी से इस बॉडी तक ले जाना है विच इज एट हायर टेम्परेचर। क्या ऐसी कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन बन सकती है? आंसर इज नो। क्या ऐसी कोई मशीन है? यस, वी हैव दैट ए मशीन, जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? सिंक से हीट एनर्जी को लेता है, सम काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क इज डन, और वो वर्क डन यहाँ से लेता है और इसकी डायरेक्शन को पलटा के हीट रिजर्वायर को दे देता है। तो फिर डायरेक्ट
तो नहीं हुआ। वायोलेशन बिल्कुल नहीं हुआ। उसने क्या कहा? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। इज रेफ्रिजरेटर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन? नहीं, उसको हम बिजली दे रहे हैं, उसमें हम कंप्रेसर लगा रहे हैं। कंप्रेसर क्या कर रहा है? कुछ वर्क डन कर रहा है। आया समझ में? तो उस वर्क डन से हमें क्या मिल रहा है? हम उस पर काम कर रहे हैं सो दैट वो हीट को वापस रिजर्वायर को दे। अगर आप रेफ्रिजरेटर को बाहर से हाथ लगाएंगे, गर्म है, वो हीट एनर्जी ले कहाँ से रहा है? कैबिनेट के अंदर से। अंदर से हीट को लिया, बाहर फेंका, और ये करने के लिए कंप्रेसर लगा है। तो उल्टा फ्लो चलना मतलब ये रेफ्रिजरेटर का डायरेक्शन है, रेफ्रिजरेटर की वर्किंग है। और उसमें क्या करना पड़ता है? वी नीड टू गिव वर्क ऑन दैट इंजन। हमें एक रिवर्स इंजन पे वर्क देना पड़ता है, हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ती है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल तार्किक है। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीख लिया? हमने एक इंजन भी सीख ली और हमने रेफ्रिजरेटर भी सीख लिया। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर? यही है प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, या कूलिंग है ना। घर में एसी लगा है या कूलर लगा है, सॉरी रेफ्रिजरेटर लगा है ना, कूलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों में क्या हो जाएगा? यही प्रिंसिपल लगेगा, सेकेंड लॉ, ठीक है। तो चूंकि हमारे अभी काम का क्या था? रेफ्रिजरेटर, वो हमें सीखना है कोर्स में, इसलिए क्लॉजियस स्टेटमेंट आ गया। इंजन से रिलेटेड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कि आप ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो 100% एफिशिएंट हो, कि जो कंप्लीटली ली हुई एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे, सिंक में कुछ भी ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आ गई बात समझ में? तो ये दो स्टेटमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए रेलेवेंट हैं 11th में। ओके, आई होप समझ में आ गया। चलिए, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? चूंकि हमने दो लॉज पढ़े सेकेंड के अंदर, तो इसमें भी हम दो चीज़ों को समझेंगे। लिखिए, सेकेंड लॉ पुट्स अ फंडामेंटल लिमिट to the efficiency of heat engine, and COP, कैपिटल में लिखना है, COP, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा। COP ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। अब ये कैसे करता है? तो इसको पॉइंट्स में लिख लेंगे। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी, मतलब 100%, कैन नेवर बी यूनिटी, ये इसका सिग्निफिकेंस है। सेकेंड, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब COP, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, मतलब COP की बात कब आती है? जब हम रिवर्स डायरेक्शन की बात करते हैं। द COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इनफाइनाइट, the COP of refrigerator can never be infinite। तो ये लिमिटेशन से समझ में आ गया, अपना सिग्निफिकेंस है ना। देखो, हर चीज़ के अपने एक दायरे होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड लॉ का भी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइटल दीजिए, लिमिटेशंस ऑफ सेकेंड लॉ। लिमिटेशंस ऑफ सेकेंड लॉ, 3 पॉइंट है। पहला लिखिए, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड डायरेक्टली। इस लॉ को डायरेक्टली हम प्रूव नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी प्रूव्ड डायरेक्टली।
इट कैन नॉट बी प्रूव्ड डायरेक्टली, आगे लिखना है, बट its validity has not been contradicted, but its validity has not been is not been contradicted by any machine design so far, by any machine design so far, by any machine design so far. ये so far क्यों लिखा है? हम अपेक्षा करते हैं कभी ना कभी ऐसी कोई इंजन बनेगी, नहीं उम्मीद तो है. ये पहला लिमिटेशन है. सेकेंड लिखिए, इट इज एप्लीकेबल टू अ साइक्लिक प्रोसेस. इट इज एप्लीकेबल टू अ साइक्लिक प्रोसेस. It is applicable to cyclic process in which the system returns to its original state after a complete cycle of changes. Returns to its original state after completing या आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ चेंज. आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ चेंज. आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ चेंज. थर्ड पॉइंट, इट मेक्स नो प्रिडिक्शन. थर्ड लिमिटेशन, इट मेक्स नो प्रिडिक्शन as to what will happen under certain conditions, but simply states what will happen under a given set of condition. But simply states what will happen under a given set of conditions. Under a given set of conditions. तो अभी जैसा हमने देखा या समझा कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, सेकेंड लॉ. तो साइक्लिक प्रोसेस को समझने के लिए कुछ टर्म्स हमें मालूम होना आवश्यक है, तो वो अब शुरू करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइटल दीजिए, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस. स्टेटमेंट फटाफट लिख लेते हैं. रिवर्सिबल, पहला है रिवर्सिबल. एनी प्रोसेस, रिवर्सिबल को हम डिफाइन कर रहे हैं, एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड, एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड in the reverse direction by variation in its conditions, such that any change occurring in any part of the direct process is exactly reversed in the corresponding part of reverse process
exactly reversed in the corresponding part of reverse process is called a reversible process. Is called a reversible process. अब कोई प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों होगी, उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, उनके ऊपर चर्चा करते हैं. लिखिए नेसेसरी कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. नेसेसरी कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. पहला, द प्रोसेस शुड बी क्वाजी स्टैटिक. द प्रोसेस शुड बी क्वाजी स्टैटिक. ऐसा क्यों कहा गया? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. क्वाजी स्टैटिक में क्या होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं. जैसे हमने देखा, अगर हम सडन चेंज लाते हैं, प्रेशर देते हैं या चेंज इन वॉल्यूम करते हैं, तो उसमें हीट डिसिपिएशन या एक्सेप्टेंस होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ हीट एनर्जी. ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? अगर हीट लॉस हो रही है तो उसे लेना भी तो पड़ेगा. क्वाजी स्टैटिक में क्या हो रहा है? एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है. जब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो न तो लॉस है न गेन है. तो जिस डायरेक्शन में हम गए हैं वहाँ से वापस भी आ सकते हैं. भाई अगर मान लो मैं स्कूल जाता हूँ और मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के जाता हूँ तो पेट्रोल का लॉस हुआ. अगर मान लीजिए मैंने इतना ही पेट्रोल डाला कि मैं स्कूल चला जाऊँ, तो क्या मैं वहाँ से वापस आ पाऊँगा? नहीं. पर अगर मैंने ऐसी गाड़ी डाली, मतलब इतना पेट्रोल डाला और इतना यूटिलाइज़ किया कि एक तरह से कुछ भी यूज़ नहीं किया, और वैसी वैसी गाड़ी गई, तो उसी कंडीशन में वो वापस आने के लिए भी तैयार है. तो रिवर्सिबिलिटी की बहुत बड़ी कंडीशन है कि इट शुड बी क्वाजी स्टैटिक. वहाँ हीट या टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. तो पहली कंडीशन क्या हो गई? दैट अ प्रोसेस मस्ट बी क्वाजी स्टैटिक. क्वाजी स्टैटिक का मतलब हमने क्या पढ़ा था? एक्सट्रीमली स्लो, इनफाइनाइटेसिमली स्लो इंजन. ठीक है, ये पहली कंडीशन फॉर रिवर्सिबल इंजन. दूसरा पार्ट, the deceptive force DISSIPATIVE, the deceptive force such as viscosity, friction, inelasticity, etc. The deceptive forces such as viscosity, friction, inelasticity, etc. should be absent. Should be absent. कैसा हो पाता है? कैसा हम प्रैक्टिकली कर पाते हैं? दोनों चीज़ें नहीं हो पाती. तो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल इन साइक्लिक प्रोसेस, वो भी हमने पढ़ा. और हमने ये भी पढ़ा कि सेकेंड लॉ लगता जरूर है, लेकिन वी कैन नॉट क्रिएट एनी इंजन विच इज़, अब रिवर्सिबल होगी तभी हम एफिशिएंसी 100% की बात कर सकते हैं कि वो रिवर्सिबल भी हो जाए, जहाँ गई थी उसी स्टेट में वापस आ जाए. मतलब ईंधन का कोई उपयोग नहीं हुआ. पूरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलिए अब लिख लें कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है. व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? Any process which cannot be retraced, any process which cannot be retraced in a reverse direction, which cannot be retraced in a reverse direction, exactly, reverse direction exactly, is called an irreversible process. Is called an irreversible process. अब मैं जब एग्जाम्पल लिखाऊंगा तो आपके मन में आएगा, नहीं सर इसको तो कर सकते हैं अपन, वापस कर सकते हैं, पर वो उसी रास्ते से नहीं होगा जिस रास्ते से वो काम हुआ है. इसके एग्जाम्पल लिखिए. पहला है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन मतलब गैस का आपस में मिलना. जैसे हमने अगरबत्ती लगाई, पूरे रूम में खुशबू फैल गई, ये क्या हुआ? डिफ्यूजन. इसको रिवर्स करके दिखाओ. हर एटम जो इधर उधर बिखेर के बैठा है, जो खुशबू दे रहा है, उन सबको इकट्ठा करके अगरबत्ती बना के बता दो फिर से. पॉसिबल ही नहीं है ना. वो 3 इडियट्स आई थी, याद है आपको मूवी? वो पेस्ट निकाल के छोड़ देता, बोले इसको वापस डाल के दिखा, है ना. एक सीन था उसमें,
तो वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था कि देयर इज़ लिमिटेशन, कि कुछ प्रोसेसेस यूनिडायरेक्शनल होते हैं, बाई डायरेक्शनल नहीं होते। ठीक है, तो सेकेंड लिखिए, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। आपने ऐसे डाला है ऐसे नहीं निकाल सकते आप, ऐसे डाला है ऐसे नहीं निकाल सकते गरम करके इवेपोरेट करके फिर निकाल रहे हैं, बट उतनी एनर्जी थोड़ी जितनी आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व करने में लगाई, उससे ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, है ना, टू रिवर्स दैट प्रोसेस। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। थर्ड लिखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ केमिस्ट्री आ गई, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट है सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस। सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस, इसको भी आप रिवर्स नहीं कर सकते। नाउ दैट इज ऑल विथ हीट इंजन, सेकेंड लॉ। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।